अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज की इस वीडियो में हम केपीके में ईटा के थ्रू कंडक्ट होने वाले सीटी के पेपर को डिस्कस करेंगे। ये पेपर हम 3 हिस्सों में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में हम इसका पहला पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। ये पेपर 10 मई 2025 को कंडक्ट हुआ और पेपर डिस्कस करने का मकसद ये है कि वो तमाम कैंडिडेट जिनका भी पेपर होना है उनको रहनुमाई मिल सके और जिनका पेपर हो चुका है वो अपने क्वेश्चंस की जस्टिफिकेशन हासिल कर सके। इसके बाद ये पेपर उन तमाम लोगों के लिए भी रहनुमाई साबित होगा जिन्होंने फ्यूचर में केपीके में या किसी भी ऐसे पेपर में अपीयर होना है जहां पर इस सिलेबस के साथ पेपर आना होगा, यानी कि मैथमेटिक्स, इंग्लिश, पेडागोजी, जनरल साइंस वगैरह। तो ये पेपर ध्यान से एंड तक देखिएगा, आप लोगों को इंशाल्लाह इससे बहुत फायदा होगा। तो पेपर की डिस्कशन का आगाज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्राइग्राफ? इनमें से कौन सा ट्राइग्राफ है? तो ट्राइग्राफ हमारे पास ऐसे 3 लेटर्स होते हैं जो मिलकर कोई एक साउंड करते हैं। तो लाइट के अंदर ये जो IGH है, ये तीनों मिलकर एक साउंड कर रहे हैं, तो इसको हम ट्राइग्राफ कहते हैं। ये SH और CH ये दो लेटर्स हैं, इनको हम ट्राइग्राफ नहीं कह सकते, इनको डाइग्राफ कहेंगे। और A जो है ये हमारे पास सिंगल लेटर है, तो इस लिहाज से हमारा राइट आंसर है फर्स्ट वन। अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स addressed to the end of a word to change the form of word। अच्छा, एक लेटर हो या एक से ज्यादा लेटर्स हो जो किसी वर्ड के एंड पर लगे और उसकी फॉर्म को चेंज कर दें, उसको हम कहते हैं इन्फ्लेक्शनल एंडिंग। फॉर एग्जांपल, आपके पास वर्ड है राइट, तो अगर आप राइट को रिप्लेस कर देते हो एंड पर कुछ लेटर्स लगाकर राइटिंग से, तो ये इसकी फॉर्म चेंज हो गई। या फिर आप राइट के एंड पर S लगा देते हो, ये बन जाता है राइट्स, तो इसकी ये फॉर्म चेंज हो गई। या अगर आप डिवाइड के एंड पर D लगा देते हो तो ये डिवाइडेड बन गया। तो ये इस तरह की जो लेटर्स आप ऐड करते हैं इसको हम कहते हैं इन्फ्लेक्शन एंडिंग। नेक्स्ट है, विच वन इज नॉट द एनाग्राम ऑफ साइलेंट? एनाग्राम हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक वर्ड के स्पेलिंग्स को रीअरेंज करने से बनते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो साइलेंट में S है, I है, L है, E है, N है और T है। तो हम इस पैमाने पर चेक करते हैं लिस्ट को। लिस्ट में L है, I है, S है, T है, E है और N है। तो ये इसका एनाग्राम है। हमारा सवाल ये है कि वो ढूंढें जो एनाग्राम नहीं है। तो ये तो आपके पास एनाग्राम है, ये आपका आंसर नहीं बन रहा। आगे इन लिस्ट ENLIST ये भी एनाग्राम है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। इनलेट्स INLETS ये भी आपके पास एनाग्राम है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। टेनलिस TENLIS तो ये भी एनाग्राम एक्चुअली है, ये भी आपका आंसर नहीं होना चाहिए। असूली तौर पर इसमें अगर कोई छोटी मोटी वो मिस्टेक कर दें, जिस तरह TENTIS टेंटिस लिख दें, तो टेंटिस एक ऐसा वर्ड हो सकता है जिसे आप कहेंगे कि ये साइलेंट का एनाग्राम नहीं है। तो यहां पर ये क्वेश्चन हम इस तरीके से इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द इरेगुलर नाउन इन द फॉलोइंग। इरेगुलर नाउन ऐसा नाउन होता है जो कि जस्ट S और ES लगाने से प्लूरल ना बन सके। जिस तरह चॉकलेट है तो S लगा देंगे, चॉकलेट्स बन गया। डिश के एंड पे ES लगा देंगे, डिशेस बन गया। प्लांट के एंड पर S लगा दें, प्लांट्स बन गया। ये रेगुलर नाउन है, ये जस्ट S और ES लगाने से प्लूरल फॉर्म में जा सकते हैं। लेकिन ऑक्स यानी कि बैल, इसके एंड पर आप EN नहीं लगाएंगे, ऑक्सन नहीं बनाएगा, तो ये प्लूरल नहीं बन सकेगा। तो EN लगाने से ये बना है। तो इस तरह के नाउन को हम इरेगुलर नाउन कहते हैं। What do we call the word that organize our writing such as first, next, then? आप कुछ लिख रहे हैं, लाइक वो कोई लेटर है, वो कोई स्टोरी है, वो कोई पैराग्राफ है, और उसमें आप वर्ड यूज करते हैं इस तरह के फर्स्ट, नेक्स्ट, देन के पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, देन ये हुआ। तो इस तरह के वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? इस तरह के वर्ड्स को हम कहते हैं सीक्वेंस मार्कर्स, क्योंकि ये सीक्वेंस को मार्क कर रहे हैं। सना ऑलवेज ईट्स हेल्दी फूड, तो इसमें हमने वर्ड आइडेंटिफाई करना है जिसमें इन्फ्लेक्शनल एंडिंग हो। तो इसमें ईट आपके पास फॉर्म ऑफ वर्ब है और उसके एंड पर S लगाकर उसकी फॉर्म चेंज की गई है। तो जो ईट्स है ये आपके पास इन्फ्लेक्शनल एंडिंग वाला वर्ड है। अ सिनोनिम टू पेंडेमिक। पेंडेमिक का सिनोनिम क्या है? तो इन चारों में से पेंडेमिक का जो सिनोनिम है वो है राइफ। नेक्स्ट है, द वे अ पर्सन्स वॉइस राइजेस एंड फॉल्स इन स्पीच इज कॉल्ड। तकरीर का एक फन होता है, एक हुनर होता है कि आप अपनी जरूरत के मुताबिक कभी अपनी आवाज को बुलंद करें,
जरूरत पड़े तो उसको कम करें, तो इस आर्ट को हम क्या कहते हैं? इस आर्ट को हम इंटोनेशन कहते हैं। शी रेन लाइक विंड, तो ये किस तरह की पोएटिक डिवाइस है? चूंकि आप लाइक का वर्ड यूज करके तशबीह दे रहे हैं, चीजों को मिला रहे हैं, शी रेन लाइक विंड, तो इस तरह की पोएटिक डिवाइस को हम सिमिली कहते हैं। व्हाट डज डेनोटेटिव मीनिंग रेफर टू? डेनोटेटिव का मतलब क्या होता है? डेनोटेटिव का मतलब होता है प्रिसाइज डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड, यानी कि किसी भी चीज का एग्जैक्ट जो मीनिंग है उसे हम कहते हैं डेनोटेटिव। अगर आप इमोशनल और कल्चरल इंप्लीकेशन की तरफ चले जाएंगे या फिर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ चले जाएंगे तो आप डेफिनेटली जा रहे हैं एटमोलॉजी की तरफ या कॉनोटेटिव मीनिंग की तरफ, लेकिन यहां पर हम जस्ट उसका डेनोटेटिव मीनिंग ले रहे हैं, तो ये प्रिसाइज और डिक्शनरी मीनिंग होगा। शी इज एक्सट्रीमली हैप्पी, तो इसमें जो एक्सट्रीमली है ये किस तरह की खुसूसियत है, किस तरह का एडजेक्टिव है, किस तरह का वर्ब है एक्चुअली? शी इज एक्सट्रीमली हैप्पी, तो ये आपके पास है एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी कि किस डिग्री तक, किस हद तक वो हैप्पी है, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा राइट आंसर। विच ऑफ दीज इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर? तो मैनर मतलब एटिकेट्स, तो ये एटिकेट से रेलेवेंट चीज है, अंदाज आदाब से रेलेवेंट चीज है, तो हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो जेंटली होगा। द मीटिंग वॉज डैश ड्यू टू बैड वेदर, तो यहां पे हमने एग्जैक्ट फ्रेजल वर्ब लगानी है, द मीटिंग वॉज पुट ऑफ ड्यू टू बैड वेदर। अ सिनोनिम टू एग्जॉटिक, एग्जॉटिक अनयूजुअल चीजें होती हैं, तो इसके लिए जो हमारे पास सिनोनिम है वो है पेक्यूलियर। द एंटोनिम टू ट्रिवियल इज, ट्रिवियल कहते हैं छोटी चीजों को, माइनर चीजों को, तो उसका जो ऑपोजिट होगा वो होगा मेजर, तो द एंटोनिम टू ट्रिवियल इज मेजर। चूज द वर्ड दैट कंटेन्स अ सफिक्स, सफिक्स वो होता है जो किसी वर्ड के एंड पर हम लेटर्स लगाकर उसको चेंज करते हैं, तो यहां पर शुरू में लगाया गया रीबिल्ड, ये प्रीफिक्स है। काइंडनेस, नेस एंड पे लगाया गया, ये सफिक्स है और यही हमारा आंसर है। रीप्ले और अनकवर, ये भी शुरू में लगाया गया है री और अन को, तो ये आपके पास प्रीफिक्सेस हैं, तो 3 प्रीफिक्सेस हैं और जो बी वाला है वो आपका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन? एलिट्रेशन में हम इस तरह के वर्ड यूज करते हैं जो राइमिक होते हैं, एक जैसा साउंड करते हैं, तो शी सेल्स सी शेल्स बाय सी शोर, ये हमारे पास एलिट्रेशन की एक एग्जांपल है। द स्टूडेंट्स admired the museum's vast collection। अब ये सेंटेंस तो कंप्लीट है, लेकिन यहां पर पॉज लिया गया है, तो जब हम राइटिंग में पॉज लेते हैं थॉट के लिए, सोचने के लिए, तो उसको हम एलिप्सिस कहते हैं। द स्टूडेंट्स admired the museum's vast collection। she was heartbroken by, तो यहां पर by के बाद हम कौन सा सेंटेंस या फ्रेज लगाएंगे जो ठीक होगी? तो शी वॉज हार्ट ब्रोकन बाय वट शी हैड रिटन, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। और यहां पर एंड पर यहां पे ये फुल स्टॉप आएगा। शी वॉज हार्ट ब्रोकन बाय वट शी हैड रिटन। फाइंड द सेंटेंस कंटेनिंग एन ऑब्जेक्टिव फ्रेज, तो यहां पर हमारे पास ऑब्जेक्टिव फ्रेज वाला जो सेंटेंस है वो ये है, शी हैड रिमार्केबली ब्राइट आईज, तो ये हमारे पास है ऑब्जेक्टिव फ्रेज वाला सेंटेंस। दिस इज द टाउन आई ग्रू अप हेयर, दो अलग अलग फिक्रे हैं, उनको मिलाकर आपने एक सेंटेंस बनाना है, तो दिस इज द टाउन वेयर आई ग्रू अप, तो ये यहां पर इसको हमने इसके साथ इस वे में मिलाना है। दिस इज द टाउन एंड आई ग्रू अप हियर, तो ये जस्ट आपने एंड लगाया, आपने सेंटेंस को प्रॉपरली कंबाइन नहीं किया। दिस इज द सेंटेंस आई ग्रू, तो ये आप उसको रिलेट नहीं कर रहे, रिलेट करने के लिए वेयर भी लगाना जरूरी है। आई ग्रू इन दिस टाउन, ये पूरा सेंटेंस ही चेंज हो गया है, तो जो पहला है उसमें आपने 2 सेंटेंसेस को कंबाइन किया और उनकी हैसियत भी एग्जिस्ट कर रही है। सिलेक्ट द सेंटेंस विद द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स के लिए एक रूल यूज किया जाता है जिसे हम सैशकैम रूल कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि हम ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर और फिर एंड पे मटेरियल आता है और ये ए भी कुछ है, तो ये हम इस तरह की सीक्वेंस यूज करते हैं एडजेक्टिव्स की। तो यहां पर हमारा है चार्मिंग, चार्मिंग आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं उस चीज के बारे में, लिटिल आप उसका साइज बता रहे हैं, ओल्ड आप उसकी एज बता रहे हैं, स्टोन आप उसका मटेरियल बता रहे हैं, तो ये आपका राइट आंसर है।
आई हैव बीन हेयर फॉर ओवर 4.5 बिलियन ईयर्स। तो 4.5 बिलियन ईयर्स क्या है? चूंकि वक्त ज्यादा है लेकिन उसके बावजूद आपने स्पेसिफाई कर दिया है, तो इसे हम कहते हैं डेफिनेट एडजेक्टिव। अगर आप टाइम को स्पेसिफाई ना करते तो वो इनडेफिनेट रहता, लेकिन यहां पर आपने स्पेसिफाई कर दिया है तो ये डेफिनेट एडजेक्टिव कहलाएगा। द स्टोरी जंप्ड ऑफ द स्टेज, तो यहां पर हमने फिगर ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है। द स्टोरी जंप्ड ऑफ, कहानी कैसे जंप कर सकती है? कहानी कोई जिंदा चीज तो नहीं है, तो जब आप जिंदा चीजों की खुसूसियत बेजान चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। उसके मुकाबले में सिमिली आप तशबीह देते हैं, जिस तरह आप पीछे हमने पढ़ा था कि शी रेन लाइक विंड, तो यहां पर आपने लाइक यूज किया था। या फिर आप कह लें कि अली इज लाइन, तो आप यहां पर लाइक का वर्ड यूज किए बगैर चीजों को मुशाबे कर रहे हैं, तो उसे मेटाफर कहते हैं। लेकिन यहां पर हमारा जो केस है वो पर्सोनिफिकेशन का केस है। दिस इंसेक्ट इज सो माइन्यूट दैट आई कैन हार्डली सी इट। तो माइन्यूट, ये पीएचडी के पेपर में भी सेम क्वेश्चन आया हुआ था। तो माइन्यूट का मतलब होता है वेरी स्मॉल। कंप्लीमेंट ऑफ द सेट ए विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट यू इज, तो आपके पास कोई सेट ए है, उसका कंप्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट। तो यहां पर हमारा आंसर होगा कि कंप्लीमेंट एक्चुअली होता है द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड सेट यू। 1 रेज टू एनी पावर इज ऑलवेज इक्वल टू, देखें 1 की आप कोई भी पावर ले लें, कोई भी x पावर ले लें, इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। क्योंकि 1 की पावर लेने का मतलब यह है कि 1 को आपने 1 के साथ उतनी दफा मल्टीप्लाई करना है, जितनी दफा मर्जी मल्टीप्लाई कर लें आपका आंसर क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। What is the fourth common multiple of 8, 4 and 16? तो हमने 8, 4 और 16 के कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं। तो अब आप इसे कुछ यूं लिखना शुरू करेंगे। 16 का 16 1 जार 16, 2 जार 32, 3 जार 48, 4 जार 64। हम इसके पहले 4 लिख लेते हैं, फिर 4 के लिखते हैं 4, 8, 12, 16, 16 के बाद 20, 24, 24 के बाद 28, फिर उसके बाद 32, 36, चलें ये बाकी बाद में लिख लेंगे। 8 का 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64। तो हमने फोर्थ कॉमन मल्टीपल ढूंढना है। तो पहला कॉमन मल्टीपल है इनके पास 16 है तीनों के पास, उससे अगला कॉमन मल्टीपल जो तीनों के पास है वो 32 है। अच्छा 32 से अगला 48 के लिए इसको मजीद अभी करके देखना पड़ेगा। 36 के बाद 40, 40 के बाद 48, ये तीसरा भी मिल गया। तो तीसरा है 48। अच्छा 48 के बाद आप फर्दर करते जाएं तो ये आपके पास हो जाएगा 48 के बाद 52, 52 के बाद 56, फिर 60, फिर 64। अच्छा 64 आपका चौथा कॉमन मल्टीपल आ जाएगा। तो अब आपका राइट आंसर है 64। क्या आपने एलसीएम लेना है लेकिन पहला नहीं लेना, चौथा आपसे पूछा गया है। तो फोर्थ कॉमन मल्टीपल। व्हाट इज द नंबर ऑफ सरफेस एंड देयर टाइप्स इन अ स्क्वायर पिरामिड? तो एक जो पिरामिड होती है, एक तो उसका नीचे बेस बन रही होती है, आप कह लें कि बॉटम बन रहा होता है, और फिर उसके ऊपर आपने 4 ट्राइएंगल्स चारों साइडों से उठानी है। तो टोटल सर्फेसिस 5 बन जाती हैं क्योंकि 4 ट्राइएंगल्स की और एक नीचे स्क्वायर की। तो आपका राइट आंसर बन जाएगा 5 सर्फेसिस 1 स्क्वायर एंड 4 ट्राइएंगल। यानी कि इमेजिन करें कि नीचे एक सर्फेस है और उसके इस साइड से आप एक ट्राइएंगल ऊपर उठा रहे हैं, एक इस साइड से, एक इस साइड से और एक इस साइड से। ट्राइएंगल्स क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि ऊपर ले जाकर आपने उनको इस तरह मिला देना है। तो यहां पर आपका आंसर बनेगा 5 सर्फेसिस 1 स्क्वायर एंड 4 ट्राइएंगल्स। द लेंथ ऑफ 3 रोप्स इज 42 मीटर, 54 मीटर एंड 64 मीटर। 3 रस्सियां हैं। अगर अली उनको कट करना चाहता है रोप्स को इक्वल लेंथ के पीसेस में और बाकी नहीं चाहता कि कुछ बचे, तो मैक्सिमम लेंथ का वो कौन सा पीस काट सकता है? एक्चुअली आपने यहाँ पे HCF फाइंड आउट करना है। तो HCF फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा? इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी तीनों की। तो हम अगर 42 की करें तो 2 यानी कि इस तरीके से आप करेंगे ना, 2 21 जार 42, 3 7 जार 21 और 7 1 जार 7। तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 7। इसी तरह 54 को 2 से करेंगे 27 रह जाएगा, उसको 3 से करेंगे 9 रह जाएगा, उसको 3 × 3 से करेंगे तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी। 64 की है 2, 32 रह जाएगा, फिर 2 16 रह जाएगा, फिर 2
ये आपके पास 8 रह जाएगा, 4 रह जाएगा और 2 रह जाएगा। तो 2 ज़रब 2 4 है, 4 ज़रब 2 8 है, 8 ज़रब 2 16 है, 16 ज़रब 2 32 है और 32 ज़रब 2 64 है। अब आपने देखना है कि इनके अंदर कॉमन कौन कौन से हैं। तो ये 2 इनके अंदर कॉमन है और उसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका जो HCF है वो आपके पास आया है 2। और अब इनका जो मैक्सिमम पीस आप काट सकते हो, जो इनको बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे तीनों रस्सियों को, वो 2 मीटर है। तो यहां पर इस पेपर के पहले हिस्से की डिस्कशन कंप्लीट होती है। जो पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, वो भी डेफिनेटली इसके बाद हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और अपलोड करेंगे। अब अगर आप लोगों का रिटन टेस्ट रहता है तो आप लोगों को प्रॉपर रहनुमाई चाहिए, एक नोट्स जहां से आपको पता चल सके कि कौन से जो पार्ट्स हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वो हासिल करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। और अगर आपने रिटन टेस्ट क्लियर कर लिया है तो अब आप लोगों ने कंप्यूटराइज्ड बेस्ड ईटा के टेस्ट की तैयारी करनी है, तो उसकी तैयारी के लिए भी आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।